देखिए, आप इस समस्या को ऐसे ना देखें कि कौन जीत रहा, कौन हार रहा, कैसे वोट आ रहे हैं, कहाँ को वोट जा रहे हैं। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि सिस्टम जिससे देश चलता है वो खतरे में। विधि का शासन लागू करने के लिए जिस कार्यपालिका की जिम्मेवारी है, डीएम की जिम्मेवारी है, वो डीएम बेचारा बिना नॉमिनेशन कराए इलेक्शन लड़ रहा है। और उसके पापा भी पता क्या कहते होंगे, और अड़ोसी पड़ोसी भी क्या कहते होंगे कि मोनू तो बचपन से बहुत इंटेलिजेंट था, और जब मोनू डीएम बन गया तो वो जिला पंचायती का इलेक्शन लड़वा रहा है पार्टी की तरफ से। तो मोनू देश का भाग्य है, सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? हम तो मोनू की मम्मी से हाथ जोड़ के कहेंगे अपना आईएएस मोनू वापस ले लो, ये तो भारत माता का नाश कर रहा है। तुझे आया था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तू आया था सेवा के लिए, विधि का शासन लागू करने के लिए, जिला पंचायती का इलेक्शन लड़ाने के लिए डीएम नहीं बना था, एसपी एसएसपी नहीं बना था। तो सिस्टम टूट रहा है दोस्त, चिंता सिस्टम की करो। किसान कह रहे हैं कि यूपी से बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है, पर रास्ता क्या है, कैसे उखड़ेगी सरकार? क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां वो तो अलग अलग सब चुनाव लड़ रही हैं, सब बिखर चुकी हैं। अब इसे क्यों मान के चल रहे हो? क्यों? मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, जब जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ते हैं, हम जनरल वाले हैं, एसी वाले में तो टिकट दिखाया, उसने बर्थ बता दी, जाके अकेले लेट गए। लेकिन जनरल वाले में क्या होता है कि जहाँ 76 बैठने होते हैं वहाँ 276 होते हैं। तो शुरू में बड़ी गहमा गहमी होती है, बच्चे को गोदी में लीजिए, पैर उधर करिए, सिमट के बैठिए, हमारी सवारी भी बैठेगी। और जब वो आधा घंटा हो जाता है ना कटपट करते हुए, तो आपस में ही बीड़ी पी रहे होते हैं, बात भी कर रहे होते हैं, सब एडजस्ट हो जाते हैं। अभी इलेक्शन की खटपट शुरू तो होने दो। डर सबको है, सबको पता है। डर ये है कि अगर इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से अब की बार बीजेपी को कोई भी लाभ मिला, तो ये जो किसान यहाँ पड़ा हुआ है चारों तरफ ना, जो प्रताड़ित है गांव में, वो गरीब वर्ग जिसके हाथ से रोटी निकलती जा रही है, वो बीजेपी को तो सबक सिखा ही रही है। लेकिन अगर इनकी लापरवाही की वजह से कोई फ़ायदा हो गया ना, तो इन्हें भी सबक सिखा देगी। इनमें से कईयों की दुकानें बंद हो जाएंगी। कईयों की किसकी? नहीं, ये उसी वक्त देख लीजिएगा क्यों बेकार, क्यों पहले मेरे पीछे क्यों लगा रहे हो, लोगों को लेकर लठ हो, मेरे पीछे लग जाएंगे। लेकिन कईयों की बंद हो जाएगी। इन्हें सबको अपनी महत्वाकांक्षाएं पीछे छोड़कर राष्ट्र हित में, जनहित में एक जगह आना होगा। तो आपको शक है क्या इनके विरोध में? कैसे हो जाएगा? आपको हमारे लठ में शक है क्या? ये पब्लिक राइट टाइम कर देगी सबको। कहा ना, ये पब्लिक सबको राइट टाइम कर देगी कि तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो। नहीं वकील साहब, आपने कहा ना अगर चूक इन्होंने कर दी तो कई की दुकानें बंद होंगी। हाँ, वही दंड मिलेगा इन्हें। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पकाओ, अब बनते रहो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। अरे भाई, इस वक्त बनाने का नंबर नहीं है, इस वक्त हटाने का नंबर है। आप तो जाके कहने लगे साहब बनाओ बनाओ बनाओ। अबे प्लॉट पे 4 मंजिली बिल्डिंग खड़ी है, पहले ये हटेगी फिर अगली बनेगी। तो ये पहले हटाने वाला काम कर रहे हैं हम इस वक्त, बनाने वाला काम 22 और 2024 में है। प्रॉब्लम इनके लिए नहीं हो जाएगी, हिंदू मुसलमान वालों के लिए। अब की बार प्रॉब्लम उस टीवी वाले के लिए हो जाएगी। सुधीर चौधरी साहब अगर ये सोचते हैं कि वो एक कामयाब एंकर हैं, तो मैं भी मानता हूँ 100 घंटे थाने में रहे थे दलाली मांगने के चक्कर में, जेल में भी रहे, तिहाड़ी कहलाते हैं। वो वहाँ बैठ के जो चाहें वो गंद बकते रहते हैं, सुनते हैं, ना मन करे तो चैनल चेंज कर दो। लेकिन अगर वो ये बातें अब फिर से शुरू करेंगे तो भाई उनसे ये तो कहना पड़ेगा कि अब टॉलरेबल है नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, प्रेस की आज़ादी के नाम पे हमें लड़ाने, झगड़ा कराने की और हमें बांटने की अपनी प्रवृत्ति को बदल दो, नहीं तो बहुत पिटोगे। जिससे आप खुश हो? कितना मासूमी का सवाल है आपका। मैं जिस बिल्डिंग को गिराने आया हूँ, आप मुझसे पूछे इसमें खिड़की कौन सी पसंद आ रही तुम्हें? मुझे कोई खिड़की पसंद नहीं आ रही, पूरी ढानी है यार। कोई काम पसंद? कोई नहीं, पूरी बिल्डिंग ढानी है। अब तुम कहो इसमें दरवाजा कौन सा पसंद आ रहा है, तो बचा के रखूंगा क्या उसे? जब बिल्डिंग जाएगी दरवाजा भी जाएगा, जो पसंद आ रहा होगा वो भी साथ जाएगा। क्यों जी, गलत बात कहूँ तो आप लोग बता दियो। पर मैं आपसे एक, कुछ पसंद था आपको? भाई साहब, आप मुझ पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। 2015 के इलेक्शन में अपनी जेब से पैसे फूंक के 11 लोगों को साइकिल लेकर दिल्ली में घुमवाता था। वो सारे लोग आज भी मौजूद हैं और इन आंदोलनों में भी अब भी। मल्टीनेशनल के 3 दलाल, कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल के खिलाफ, तीनों के खिलाफ। आज हम कह तो देते हैं इससे तो अच्छा मनमोहन सिंह ही था। अरे भाई, सारा पेपर वर्क वो करके गया था।
तुम्हें तो वो दरोगा बुरा लग रहा है जिसने थाने में तुम्हारे 2 लात मारी थी या 2 लठ मारे थे, वो दरोगा बुरा नहीं लग रहा जिसने कागज में लिख के ऐसा दिया था कि हाई कोर्ट में भी जज कह रहा था हूँ उम्र कैद से नीचे नहीं दूंगा। तो भाई उसका भी तो लिखा पढ़ लो, मनमोहन सिंह का ही लिखा है जो ये पढ़ रहा है। हाँ, काम तो सारे उनके हैं, सब कांग्रेस लाई थी सारे प्रस्ताव। 10 साल तक लोग कहते रहे मनमोहन सिंह गूंगा है, बोलता नहीं है, बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। उसने जब बोला तुमने सुना, उसने कहा हमने अपनी बोगी अमेरिकन इंजन में जोड़ दी, मामला क्लियर। उसने आपके पूरे मार्केट को, सारे इंस्टीट्यूशंस को पेपर वर्क करके कॉम्पिटेबल बनाया वेस्टर्न डेमोक्रेसी के, और तब ये कब्जा हो रहा है। ये तो वो समझो ऑर्डर वो करके गया था, कब्जा लेने ही आ रहे हैं। वोटिंग से 1 महीना पहले सरकार कानून वापस ले ले, फिर कैसी है सरकार? भाई एक बात बताओ, तुम पानी के जहाज में जा रहे हो और उसमें छेद है और वो डूब रहा है, और तुम्हें अचानक जो है जब पता चली कि आधी नाव भर गई है, क्या आप छेद बंद कर लो तो नाव बच सके। और एक बात बता दूं, इसमें एक चीज़ और जोड़ के, नाव छेद वाली नाव, गुरुजी छेद वाली नाव और कान का कच्चा राजा, इन दोनों का डूबना होता है तय। भारतीय किसान यूनियन किसकी तरफ जाएगी, किसका समर्थन करेगी किसानों का चुनाव में? अरे हम किसान, हम कोई पार्टी नहीं है, हम कोई वो नहीं है, हम तो किसान हैं जो एक बैनर के तले जमा हुए हैं। इसे भारतीय किसान यूनियन कहा जाता है। हर संगठन कहीं ना कहीं तो झुकाव रहता है, तो हम किसानों के साथ रहेंगे रहता है, तो बाम साहब का बीएसपी की तरफ रहता है। तो ये संगठन ऐसे हैं। हाँ। आरएसएस तो बंद कमरे में बैठ के बन गई थी, ये तो खुले में सबका, जितने आते जाएंगे। यहाँ पे कोई सदस्य, मैं सदस्य नहीं हूँ भारतीय किसान यूनियन का, लेकिन मैं किसान आंदोलन में हूँ। जब मैं वोट डालने जाऊँगा तो मैं भारतीय किसान यूनियन के साथ ही तो डालूंगा, किसान की तरफ से। तो मैं किसान के साथ हूँ, भारतीय किसान यूनियन किसान की आवाज़ है। गुरनाम चढ़ूनी जी ने, संयुक्त किसान मोर्चा के गुरनाम चढ़ूनी जी ने सलाह मांगी है कि संसद मार्च करें या ना करें। तो मैं उन्हें सलाह देना चाहूँगा, चूँकि मैं वकील हूँ तो सलाह देना मेरा काम है, कि संसद भारत के लोकतंत्र का प्रतीक है। हम लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, सरकार के विरुद्ध है। दूसरी चीज, तो ना जाए संसद मार्च में। संसद तो जाना पड़ेगा 2024 में, 150-200 किसान अंदर घुसेड़ने पड़ेंगे, जबरिया नहीं, जिता के, अपने आप ही जिता के चले जाएंगे। अब हम जाके वहाँ घेर के भी बैठ गए। आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज, आज चलिए लट 40 के फूटे सर। वह ऐसा क्यों करवाना चाह रहे हो? तो उस दिन का इंतजार करो कि किसान पहुँच गए, कि हाँ साहब 200 किसान अंदर पहुँच गए, फिर हम देख लेंगे। तो टिकैत साहब को सलाह दी, उन्होंने तो कई बार बोल दिया संसद घेरना पड़ेगा, लग रहा है संसद को अंदर से घेरना पड़ेगा। संसद चौधरी चरण सिंह कह गए थे कि मैं 1 करोड़ की भीड़ लेकर वोट क्लब घेर दूं। किसान तो चुनाव लड़ते ना, वही वकील साहब वही बात है कि हाँ, आप 2 तरफा के बयान कैसे देते हो? क्यों भाई? मुझे एक बात बताओ जरा, मुझे एक बात बताओ, सुन लो, सारे कहते हैं, सुन लो, मैं तुम्हारे सामने सारा घटनाक्रम गिनवा दे रहा हूँ और उसके बाद इसमें गलत और सही ढूंढ लेना। 28 जनवरी याद है? चौधरी अजीत सिंह याद है? अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, अब नहीं है। नरेश टिकैत जी का स्टेटमेंट याद है महापंचायत में, चौधरी अजीत सिंह जी को हरवा के। अब इस जीते जी उन्होंने ये सुन लिया कि इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, दिल ठंडा हो गया। वैसे जेंटलमैन थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, इस संघर्ष में भी साथ आए। उनका आखिरी संदेश क्या है? पॉलिटिकल संदेश, आई एम विद किसान, आई एम विद टिकैत। जब वोट डालना होगा तो आरएलडी बुरी है क्या? चौधरी अजीत सिंह का लास्ट मैसेज बड़े दुखद तरीके से और बड़े ही ऐसे समय पे वो कोरोना के से ग्रस्त हो गए, लेकिन उनका आखिरी मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि टिकैत साहब की एक आवाज़ पे जिस तरीके से चौधरी अजीत सिंह उठकर आए हैं, कि उनका मैसेज था मैं किसान के साथ था, हूँ, रहूँगा। अब वो अब इस संसार में नहीं है, हम किसान के साथ थे, हैं और रहेंगे। और आप लोगों ने नहीं कहा हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं और रहेंगे। उन्होंने भी BKU नहीं कहा, बयान नहीं आया है, उन्होंने भी BKU नहीं कहा, उन्होंने किसान का, और किसान भी हम भी समझते हैं। तो हम गोल गोल तो घुमा रहे, उनकी तरफ से तो क्लियर है, उनका भी क्लियर है, हमारा भी क्लियर है भाई। देख लेना उस दिन काउंटिंग करके, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने जयंत चौधरी से बात करी थी, इंटरव्यू लिया, हमने पूछा कि भारतीय किसान यूनियन आपका साथ देगी, आपने उनका साथ दिया था? तो उन्होंने कहा देना तो चाहिए, शक तो उन्हें भी है कहीं ना कहीं, देना तो भाई बात सुनो, आप उस प्रोफेशन में नहीं गए।
मैं हाई कोर्ट में जब पहुंचा तो और साल 6 महीने में जजों को समझ में आने लगा कि ये बोल रहा है, सही बोल रहा है, और वकील भी नज़र डालने लगे। तो पहला सवाल ये होता था कि चैम्बर नंबर क्या है, अखाड़ा कौन सा है। चौधरी अजीत सिंह जेंटलमैन पॉलिटिशियन के रूप में इतिहास में याद रखे जाएंगे। निहायत शरीफ और सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य सिर्फ इतना था कि राजनीति सीखने का मौका उन्हें अपने पिताजी से नहीं मिला। चौधरी चरण सिंह उनके राजनीति में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे। अगर सीख लिया होता तो शायद ये कुश्ती लखनऊ वाली मुलायम से नहीं हारते, राजनीति कोई दूसरी हो जाती। जयंत के साथ अफसोस ये है कि जयंत जी को इस वक्त चौधरी अजीत सिंह अगर होते तो किसानों की बड़ी मदद मिलती, लेकिन जयंत जी के साथ थोड़ी सी अनुभवहीनता। और मान गया आपके किसान कटेगा राष्ट्रीय लोग ना, क्यों, आपने तो कहा अपने के पाप माफ नहीं करे जाते क्या? बालक है, गलती करता है, बालक है, गलती करता है तो क्या सिर काट दें? चलिए, अपना है, जाग किसान जाग, अपने को पहचान और अपनों को पहचान।